ओके, तो जेंडर स्टडीज के अंदर क्वेश्चंस किस तरह से आते हैं? जेंडर स्टडीज के अंदर इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं जो कि एक क्वेश्चन जो है वो सिर्फ सिंपल ही नहीं पूछा जाता, आपसे दो तीन क्वेश्चन जो है वो मिला के पूछे जाते हैं, मिक्स करके पूछे जा रहे होते हैं। समझ नहीं आ रहा होता कि इसका जवाब किस तरह से देना है, इसको आंसर किस तरह से करना है। बेसिकली हम पढ़ तो सब लेते हैं और समझ भी सब कुछ आ जाता है, लेकिन जब बात आती है क्वेश्चन सॉल्व करने की तब हम फंस रहे होते हैं, हमें समझ नहीं आ रहा होता यार इसमें क्या क्या पूछा हुआ है, किस किस का आंसर दें और किस तरह से आंसर दें। ठीक है, तो बेसिकली होता क्या है कि क्वेश्चन जो है वो इस अकॉर्डिंगली अगर आपसे पूछा जाए, तो एज अ टीचर जितनी मुझे नॉलेज है क्वेश्चन के बारे में, मैं जब क्वेश्चन बनाती हूँ और जो रूल्स है क्वेश्चन बनाने के, तो बेसिकली रूल्स क्या होते हैं, जो कि पहला पार्ट होता है क्वेश्चन का, जैसे कि आपको दिख रहा होगा, हाउ डू यू डिफरेंशिएट। मैं इसको थोड़ा अलग कर देती हूँ इस क्वेश्चन के पार्ट को, वैसे है तो सेम पार्ट, लेकिन मैं इसको अलग कर देती हूँ। ठीक है, हमारे पास में दो क्वेश्चन आपस में मिक्स होके आते हैं, तो ये जो है ना एग्जामिनर का जो दिमाग है ना वो बहुत खराफाती दिमाग होता है उसका, वो चाहता है कि यार स्टूडेंट्स ना फेल हो जाए। तो वो क्या करता है, हमारे साथ क्या करता है, दो क्वेश्चंस को मिला के देता है, और उसको पता होता है कि ये बात जो है ना मेजोरिटी लोगों को पता नहीं है, क्योंकि मेजोरिटी आवाम क्या होती है, वो ये क्वेश्चन देखती है और जल्दबाजी हो जाती है सॉल्व करने में, इसको ज्यादा टाइम दे रही होती है, और जो बाकी का जो पार्ट होता है ना उसको थोड़ा कम टाइम देती है, यानी इसमें ज्यादा लिखती है और इस वाले पार्ट में जो है वो कम लिखती है। जबकि होता है क्या है, एज अ टीचर मैं अगर जब क्वेश्चन डिजाइन करती हूँ, तो हमारे जो रूल्स हैं क्वेश्चन डिजाइन करने के वो ये होते हैं, हमेशा जो पहला पार्ट होता है ना क्वेश्चन का उसके मार्क्स कम रखने हैं आपको, और जो सेकंड पार्ट है ना उसके मार्क्स जो है वो ज्यादा रखने हैं। तो ये गेम होती है सारी के मार्क्स इसके थोड़े कम होते हैं एज कम्पेयर टू सेकंड पार्ट। तो आपको हमेशा पहले तो ये ध्यान रखना है कि फर्स्ट पार्ट में ज्यादा इतना ज्यादा नहीं लिखना है, जितना पूछा जाए उतना ही लिखना है, और सेकंड पार्ट को अगेन आपने ठीक से पढ़ना है, देखना है कि सेकंड पार्ट में क्या पूछा जा रहा है, किस तरह से पूछा जा रहा है, और उसके अकॉर्डिंगली आपने आंसर करना है। ओके, तो पहले हम फर्स्ट पार्ट पे आते हैं। जैसे फर्स्ट पार्ट में हमारे पास पूछा जा रहा है कि हाउ डू यू डिफरेंशिएट द डिसिप्लिन ऑफ जेंडर स्टडीज फ्रॉम दैट ऑफ वुमेन स्टडीज। ठीक है, जैसे हम लोग जो है वो बचपन से करते आ रहे हो, हमसे कोई डिफरेंशिएट पूछते तो हमारी जो है ना बहुत गंदी आदत है कि बीच में लाइन खींची और ये इधर जेंडर स्टडीज लिखा, इधर वुमेन स्टडीज लिखा, और फिर शुरू हो गए धड़ाधड़, और ये हमने डिफरेंशिएट वाला अटेम्प्ट कर दिया। अब हम आते हैं सेकंड वाले क्वेश्चन पे, जबकि ऐसा नहीं करना है, क्योंकि आप जो है वो कॉम्पिटेटिव एग्जाम दे रहे हैं, आप अपने स्कूल या कॉलेज का एग्जाम नहीं दे रहे जिसमें आप जो है वो ये बच्चों की तरह लाइन डाल के डिफरेंशिएट करेंगे, लाइन ड्रॉ करके डिफरेंशिएट करने हैं, लेकिन डिफरेंशिएट उसके मुंह पे नहीं मारने, मुंह पे मार के नहीं देने कि ये लो पकड़ो डिफरेंशिएट और दफाओ यहाँ से, इस तरह नहीं करना है उसके साथ। हमें जो है वो प्रॉपर इसको प्रॉपर तमीज से उसको आंसर देना है। आप तमीज से आंसर कैसे देना है, जैसे मैंने आपको बताया कि हमें प्रेजेंटेशन का ख्याल रखना है, तो हमें सबसे पहले उसको इंट्रोडक्शन देना है, यानी क्योंकि हम फॉर्मल कॉम्पिटेटिव एग्जाम में हम फॉर्मल राइटिंग कर रहे हैं और फॉर्मली क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो कोई भी क्वेश्चन हमारा इंट्रोडक्शन के बगैर नहीं हो सकता। अगर आपको फेल होना है तो आप इंट्रोडक्शन को स्किप कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको पास होना है तो आप इंट्रोडक्शन को जरूर लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद सेकंड पे हमारे पास आ जाता है। ठीक है, तो हमारे पास सेकंड पे क्या आ जाता है, हम सेकंड पे क्या लिखेंगे? सेकंड पे हम तब भी हम लोग जो है ना वो लाइन खींच के शुरू नहीं होंगे, हम तमीज से हेडिंग डालेंगे, डिफरेंशिएट बिटवीन जेंडर एंड वुमेन स्टडी। ठीक है, उसके बाद हम लोग इसका डिफरेंशिएट देंगे, एक तरफ जेंडर स्टडीज लिखेंगे, एक तरफ वुमेन स्टडीज लिखेंगे। और इससे भी पहले आपको क्या काम करना है, ये हमारी हेडिंग है, फोर्थ हेडिंग है। ठीक है, इससे पहले दो काम आपने क्या करना है, दो काम जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये है कि कोई भी हमसे जो चीज पूछी जा रही होती है हमें उसको डिफाइन करना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, हम जो है ना जो भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे उसको डिफाइन करेंगे, चाहे वो दो लाइन में करें चाहे वो तीन लाइन में करें, क्योंकि हमें ये नहीं सोचना है पेपर में कि यार इतना तो पता ही होगा उसको, ठीक है ये चीज उसको पता ही होगी, ये छोड़ो, इस तरह हमने नहीं करना है। हमें सिर्फ ये कंसिडर करना है कि एग्जामिनर जो है वो बिल्कुल एक जाहिल इंसान है, उसको कुछ नहीं पता जेंडर स्टडीज क्या होती है, उसको कुछ नहीं पता वुमेन स्टडीज क्या होती है, क्योंकि हमें उसको बताना है, उसको अब कुछ नहीं आता तो ऑब्वियसली हम ही उसको बताएंगे ना। अब उसको नहीं पता जेंडर स्टडीज क्या होते हैं तो ऑब्वियसली हमें ही बताना है उसको कि जेंडर स्टडीज क्या होते हैं, तो हम नहीं बताएंगे तो उसको कौन बताएगा? फिर दूसरा आ जाता है वुमेन स्टडीज, तो वो भी ऑब्वियसली हमें ही बताना है, क्योंकि अब उसको नहीं आता तो जाहिर है हम ही बताएंगे ना।
तो हमने क्या किया, पहले इंट्रोडक्शन दिया और उसको बताया कि यार देखो हम लोग जो है ना ये एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, और इंट्रोडक्शन में आपको ये ऐड नहीं करना है, हिस्टोरिकल ट्रेस नहीं ऐड करना, आखिर की दो लाइनों में अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो आप हिस्ट्री विस्ट्री को ऐड कर सकते हैं, लेकिन आपने इंट्रोडक्शन के अंदर यही बात करनी है, जो कि मैंने दो स्कूल ऑफ थॉट्स की बात करी थी कि दो स्कूल ऑफ थॉट्स हैं इसके, जेंडर स्टडीज ये कहलाती है, वुमेन स्टडीज ये कहलाती है, और सोसाइटी के अंदर इसका ये रोल है पाकिस्तानी, क्योंकि पाकिस्तान ने एंड में तो पाकिस्तान की जरा सी बात कर देनी है इंट्रोडक्शन के अंदर, फिर आपको एक्सप्लेन करना है जेंडर स्टडीज की हेडिंग डाल के, इतना लंबा लंबा पैराग्राफ नहीं लिखना, सिर्फ डेफिनेशन लिखनी है, वुमेन स्टडीज की डेफिनेशन लिखनी है, तो उसको ना बिल्कुल सही से समझाना है कि यार देखो हम ये एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, जेंडर स्टडीज ये होती है, वुमेन स्टडीज ये होती है, और इसका डिफरेंस ये है, ठीक है, तमीज से उसको एक्सप्लेन कर दिया। और उसके बाद हम चले गए अपनी फिफ्थ हेडिंग पे, और फिफ्थ हेडिंग पे हम क्या करेंगे, क्यों जो हमारा सेकंड पार्ट है ना हम उसको देखेंगे, और सेकंड पार्ट को बहुत ध्यान से अटेंड करना है। अब देखिए इसमें भी जो है ना क्वेश्चन बहुत ज्यादा मिक्स होके आया हुआ है, जैसे कि हमारे पास ये हिस्टोरिकल ट्रेस द नीड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ gender study as a distinct discipline and its scope and significance with special reference to Pakistan। तो सबसे पहले हमने ये देखा इतना ज्यादा कंफ्यूजिंग है, हम इसके एंड वेंड को ना पहले अलग कर लेते हैं। एक सेकेंड, कौन क्या पूछ रहा है मुझसे? नहीं, कोई कुछ नहीं पूछ रहा, हमारा एक नया मेहमान एंटर हुआ है, उसको एडमिट करके फिर मैं कंटिन्यू करती हूँ। ओके, तो हम ये बात कर रहे थे जहाँ पे एंड आएगा हम उसको अलग कर देते हैं। ये हमने अलग कर दिया, तो हमें पता चल गया कि ये क्या क्या पूछ रहा है, क्या क्या पूछ रहा है, हिस्टोरिकल ट्रेस द नीड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ जेंडर स्टडीज, इसने हमसे ये चीज पूछी हुई है, तो हमें क्या बताना है इसके अंदर, हमें बताना है हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ जेंडर स्टडीज, जो इसने यहाँ पे पूछा हुआ है सेम हम उसी को छाप के अपनी हेडिंग बनाएंगे, क्योंकि जो पूछा है हमें उसी का आंसर देना है, ठीक है, अपनी एफिशिएंसी नहीं दिखानी है हमें कि हमने जो है वो कुछ अलग से उल्टी पुल्टी हेडिंग बनाई, ज्यादा बड़ी बड़ी वोकैब्स डाली और उसको बताया कि हमें तो वोकैबलरी भी आती है, तो ये हरकतें नहीं करनी है, ठीक है, हमने सिर्फ वो हेडिंग डालनी है जो उसने बोला हुआ है, ठीक है, उसी की हेडिंग को चोरी करके हमने नीचे लिख देना है, ठीक है, क्योंकि वो इसी में ही खुश है तो हम क्यों मेहनत करें, जब वो इसी चीज पे खुश होता है तो हम क्यों ज्यादा मेहनत करें, हम उसी की हेडिंग उठा के उसको दे देंगे जब वो उसी पे खुश हो रहा है तो, ठीक है, फिर हम इसकी सब हेडिंग देंगे, जैसे इस एक सब हेडिंग हमने दे दी कि हम हमसे पूछा कि हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ जेंडर स्टडीज एज अ डिसिप्लिन, हमसे क्या पूछा, डिसिप्लिन के बारे में पूछा, यानी कि हमारी जो सिलेबस है उसके अंदर जेंडर स्टडीज कब ऐड हुई थी, हिस्ट्री के अंदर इसकी डेवलपमेंट किस तरह से हुई थी, ठीक है, तो हमें उसका आंसर देना है, जैसे कि हमारा हमने इसके अंदर हेडिंग डाली थर्ड वेव ऑफ फेमिनिज्म, और इसको थोड़ा सा ज्यादा एलेबोरेट करके हमने इसके अंदर लिख दिया हेडिंग, ताकि वो हेडिंग देख के ही जो है ना वो थोड़ा सा पहचान ले कि यार हम हेडिंग के अंदर बात क्या करने जा रहे हैं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट, ये जरूरी नहीं है, अगर आप नहीं भी डालना चाहते तो नहीं डालें। फ्रॉम बाइनरी विजन ऑफ जेंडर टू अ मोर फ्लूइड कॉन्सेप्ट। ओके, तो हमने बता दिया कि हम थर्ड वेव ऑफ फेमिनिज्म की बात कर रहे हैं, उसके अंदर हमने एक्स्ट्रा चीजें डाल दी, एक्स्ट्रा चीजें डाल के उसको ये बता दिया कि हम सिर्फ थर्ड वेव ऑफ फेमिनिज्म की बात नहीं कर रहे, हम ये बता रहे हैं कि उसके अंदर जो बाइनरी विजन था उसको बहुत ज्यादा फुलेट कॉन्सेप्ट के अंदर हमने देखा जेंडर स्टडीज को, फिर हमने जो जेंडर स्टडीज की डेवलपमेंट करी, और इसके बाद हम बात करेंगे एलजीबीटी थ्योरी की, जिसके बाद जो है वो जेंडर स्टडीज की डेवलपमेंट हुई थी, हम एलजीबीटी मूवमेंट को ऐड करेंगे इसके अंदर, और मजीद कुछ सब हेडिंग्स ऐड करेंगे, जैसे कि इमर्जेंस ऑफ जेंडर स्टडीज हो गई थी, इमर्जेंस ऑफ जेंडर स्टडीज एंड क्योर थ्योरी लाइक इमर्ज हो गई थी जेंडर स्टडीज की। तो इसके अंदर हम तीन चार हेडिंग देंगे, और तीन चार हेडिंग के बाद भी हम ऐसे नहीं कि इसके अंदर बहुत बड़ा बड़ा लिख दिया, ठीक है, उसके बाद हम आ जाएंगे अपने सेकंड पार्ट के अंदर जो कि हमसे पूछा गया है इट्स स्कोप, अब इस स्कोप के बारे में बताएंगे, स्कोप की भी हम तमीज से हेडिंग डालेंगे नंबर 6 करके, स्कोप एंड सिग्निफिकेंस विद स्पेशल रेफरेंस टू पाकिस्तान, ठीक है, अब स्कोप एंड सिग्निफिकेंस को मिक्स कर लेंगे, स्कोप एंड सिग्निफिकेंस विद स्पेशल रेफरेंस टू पाकिस्तान, तो मैंने कोई अपना दिमाग यूज नहीं किया यहाँ पे, देखो मैंने यहाँ से हेडिंग उठाई डिसिप्लिन डिफरेंशिएट की, ठीक है, मैंने हेडिंग उठा के यहाँ पे छाप दी, और मैंने दूसरी हेडिंग उठाई यहाँ से,
ये हेडिंग उठा के मैंने जो है वो यहाँ पे छाप दी। ठीक है, मैंने सब हेडिंग्स लगाई इसके अंदर, और तीसरी हेडिंग जो मैं उठाऊंगी वो भी यहीं से ही उठाऊंगी। ठीक है, मुझे कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, मैं यहीं से ही हेडिंग बनाने वाली हूँ, और मैं अलग से कोई मेहनत नहीं करने वाली, क्योंकि जब वो इसी में ही खुश है और वो देखता भी यही है कि यार ये आंसर किस तरह से दे रहा है और इसी चीज का आंसर दे रहा है या नहीं। अब ये नहीं कि वहां से हेडिंग उठाई और अंदर वाला मटेरियल जो वो कहीं और का लिख दिया, तो ये भी नहीं करना है। ठीक है, रेफरेंस टू पाकिस्तान। ओके, तो हमने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। अब मैं एक बहुत ही भयानक सा क्वेश्चन आपको दूंगी। पहले मैं देख लूं मेरे पुराने स्टूडेंट्स यहाँ पे हैं या नहीं, क्योंकि उनको पता है कि मैं क्या क्या क्वेश्चन दूंगी और उसका आंसर क्या होगा। तो ओके। ओके, तो मैं एक क्वेश्चन करती हूँ मैं, जो कि बहुत डरावना सा क्वेश्चन। इसका आंसर क्या होगा ये आपको बताना है। um, थोड़ा ज्यादा भयानक करती हूँ इनको। ओके, तो जल्दी से ना इसका आंसर सोचे जब तक मैं एक क्वेश्चन को कंप्लीट कर रही हूँ। नहीं, बहुत ज्यादा डरावना हो रहा है, इसको थोड़ा कम डरावना करते हैं। ओके, तो इसका आंसर जो है ना जल्दी से मुझे बताओ, इसका क्या आंसर है। फैक्चुअल ऑफ जेंडर स्टडीज एज अ रेगुलेशन एंड ऑल्सो एक्सप्लेन इट्स स्कोप एंड इम्पोर्टेंस। ठीक है, मैंने सोचा था कि इसको और ज्यादा भयानक करूंगी, फिर मैंने सोचा कि आप डर के सब्जेक्ट छोड़ के ही ना भाग जाए, इसलिए मैंने सोचा कि यार एंड वाला थोड़ा सा हल्का रखती हूँ। ओके, इसका आंसर क्या होगा, जल्दी जल्दी बताओ मुझे, इसकी क्या आउटलाइन है, इसके अंदर क्या आंसर लिखा है। जल्दी जल्दी बताओ, मुझे नहीं पता, इसको सॉल्व करना है जल्दी से। ओके, तो सोच लो इसमें क्या लिखना है जब तक मैं दूसरा क्वेश्चन सॉल्व कराती हूँ। ठीक है, हमारे पास जैसे कि मैंने आपको बोला कि यार आपको कोई मेहनत नहीं करनी है, आपको यहीं से हेडिंग उठानी है, यहीं से सब कुछ देखना और लिख दिया। तो क्या आप ये सॉल्व कर सकोगे, ये वाला क्वेश्चन जो बिल्कुल इन्नू मिन्नू सा क्वेश्चन है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है, आप कहाँ से हेडिंग उठाओगे और क्या इसकी आउटलाइन बनाओगे, ये तो यहीं से शुरू होके यहीं से खत्म हो गया, इसके अंदर आप क्या करोगे। तो हमारे पास क्वेश्चन है, जेंडर हैज मल्टीपल मीनिंग्स, हाउ डू यू डीकंस्ट्रक्ट द वर्ड जेंडर। तो हमारे पास जो है वो ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं जो कि खुद ही इतने चुनने से होते हैं, हम उसमें से हेडिंग्स नहीं उठा सकते, और हमें समझ नहीं आता कि इसको कहाँ से शुरू करें, इसको कहाँ से खत्म करें, क्योंकि ये बहुत ही नन्ना मुन्ना से क्वेश्चन होता है, हमें समझ नहीं आता इसको इतना लंबा कैसे करें, 20 नंबर इसके अंदर कैसे लें। तो सबसे पहले, क्योंकि हम फॉर्मल कॉम्पिटेटिव एग्जाम दे रहे हैं, तो हम इंट्रोडक्शन के बगैर कुछ भी स्टार्ट नहीं करेंगे। तो हमारे पास सबसे पहले जेंडर के पर्सपेक्टिव को देखेंगे कि जेंडर के अंदर क्या चीजें होती हैं, क्या बातें होती हैं। ठीक है, सबसे पहले हमने इंट्रोडक्शन की बात करी, उसके बारे में हमने बताया कि यार जेंडर स्टडीज की अगर आप डेफिनेशन देना चाहते हो तो वेल एंड गुड, आप दे सकते हैं डेफिनेशन इसके बाद, लेकिन इसके अंदर जो बातें होती हैं हम उसको बयान करेंगे। ठीक है, छोटी छोटी डेफिनेशन देंगे, पहले हम बताएंगे बॉडी के बारे में, फिर हम बताएंगे
सोशल के बारे में। वेट, फॉर वेट। हाँ, तो मैं कहाँ थी, ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर रही थी, ठीक है। तो मैं क्या बात कर रही थी यहाँ पे कि हमारे पास ना छोटा सा क्वेश्चन आया है जिसको हमें समझ नहीं आ रहा कि हम कैसे सॉल्व करेंगे। ओके, तो हम इसको सॉल्व करेंगे, पहले बॉडी को एक्सप्लेन करेंगे, सोशल को एक्सप्लेन करेंगे और आइडेंटिटी को एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। क्योंकि इसके अंदर यही तीनों बातें होती हैं जेंडर के अंदर, ठीक है। हमने इसको डीकंस्ट्रक्ट किया। अब हमारा जो क्वेश्चन है वो यहीं पे खत्म हो गया, यानी कि हमारे पास और कुछ नहीं है बताने को। हमारा क्वेश्चन जो है वो यहीं पे खत्म हो गया, बट यहीं पे खत्म नहीं हुआ है, हम इसके पर्सपेक्टिव को सही से डिफाइन करेंगे। हम इसकी नई हेडिंग देंगे, अंडरस्टैंडिंग जेंडर द बॉडी पर्सपेक्टिव। इसके अंदर हम इसका पूरा पर्सपेक्टिव डिफाइन करेंगे, ठीक है। हो सकता है वहां पे बहुत सारी अवाम उसको पता हो जेंडर के अंदर सोशल बॉडी और आइडेंटिटी की बात होती है, लेकिन वो हो सकता है तीन हेडिंग दे, या हो सकता है कि इन तीनों हेडिंग को डिफाइन करने के बाद उनके पास ना नहीं हो कुछ भी बताने को। बट क्योंकि हमें पता है कि हम फॉर्मल एग्जाम दे रहे हैं, फॉर्मल कॉम्पिटेटिव एग्जाम दे रहे हैं, और हमें पता है कि एग्जामिनर को कुछ नहीं आता, सब कुछ हमें ही बताए, तो सबसे पहले हम उसको थोड़ा थोड़ा बताएंगे बॉडी के बारे में, सोशल के बारे में और आइडेंटिटी के बारे में, ठीक है। उसके बाद हम उसी चीज को डिस्कस कर रहे हैं, हाँ हमें पता है हम एक ही बात कर रहे हैं, लेकिन हम जो है ना उसकी हेडिंग थोड़ी सी चेंज करके, थोड़ी सी अच्छी करके, उसको और ज्यादा डिस्क्राइब करके जो है वो हम इस तरह बताएंगे। अंडरस्टैंडिंग जेंडर द बॉडी पर्सपेक्टिव, फिर अंडरस्टैंडिंग जेंडर द सोशल पर्सपेक्टिव, और फिर अंडरस्टैंडिंग जेंडर द आइडेंटिटी पर्सपेक्टिव। तो हम इस तरह से करके तीनों को एक्सप्लेन कर देंगे। अच्छा, मुझे उस वाले क्वेश्चन का आंसर अभी तक आया नहीं है, एक मिनट, लेट मी चेक। Introduction, facts of gender studies, scope of gender studies, facts of gender studies, facts of gender studies में क्या लिखेंगे? ओके, तो मेरे पास एक आउटलाइन आई है। हाँ ठीक है, आउटलाइन यहीं से बन गई, बट हम इसके अंदर लिखेंगे क्या? मतलब हम क्या लिखें? हमें तो फैक्चुअल ऑफ जेंडर स्टडीज एज अ रेगुलेशन तो हमने पढ़ा ही नहीं, ये तो मैम ने पढ़ाया ही नहीं था, ये तो हमारे कोर्स में नहीं था, ये हमारे कोर्स आउटलाइन से बाहर आया, ये क्वेश्चन हमारे कोर्स आउटलाइन में है ही नहीं। और सीएसएस में जो है ना वो जेंडर स्टडीज का जो सब्जेक्ट है वो टारगेट हो चुका है, क्योंकि इसके अंदर ऐसा क्वेश्चन आ गया जो कि बहुत डरावना था, और वो पूरी आउटलाइन में कहीं भी नहीं है। और आउटलाइन आके आप चेक करेंगे कि यार पूरी आउटलाइन में ये नजर नहीं आ रहा, कहीं भी नहीं है, और जेंडर स्टडीज है वो अब ऐसे सब्जेक्ट हो गया जिसको हम ऑप्शन नहीं रख सकते, क्योंकि इसके अंदर बहुत खराबा हो गया और ऐसी चीजें पूछी जा रही हैं जो कि कोर्स आउटलाइन में नहीं है। बट ये इस तरह से नहीं है, ये वाला जो क्वेश्चन का आंसर है वो एज इट इज यही वाला आंसर है जो कि यहाँ से शुरू हो रहा है और कहाँ पे खत्म हो रहा है, यहाँ पे खत्म हो रहा है। इसके अंदर भी सब हेडिंग है, ठीक है, स्कोप एंड सिग्निफिकेंस। तो ये वाला सेम क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा जो कि उसने ऊपर पूछा था, हिस्टोरिकल ट्रेस द नीड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ जेंडर स्टडीज। मैंने इसी को घुमाया और मैंने इसको आपको पूछा, फैक्चुअल ऑफ जेंडर स्टडीज एज अ रेगुलेशन। तो हमने इसको घुमा फिरा के आपसे सेम क्वेश्चन किया और आपको लगा कि ये कोर्स आउटलाइन में से नहीं है, और आपको लगा कि मैं इसके अंदर ये भी कर सकती हूँ कि एंशियंट टाइम करके आपको पूछ सकती हूँ, तो इसका मतलब कि मैं हिस्ट्री के बारे में पूछ रही हूँ। अगर मैं आपसे रेगुलेशन करके पूछूं तो इसका मतलब मैं आपसे डिसिप्लिन के बारे में पूछूं, अगर मैं आपसे सब्जेक्ट का पूछ रही हूँ, कोर्स का पूछ रही हूँ, तो फिर तो आप समझ जाएंगे ना, तो मैं इतने आसान वोकैब्स में क्यों पूछूं आपसे? मैं तो इसलिए पूछूंगी ना कि आप सॉल्व ना कर सकें। तो इसका जो आंसर है वो सेम है, बट हमें बिल्कुल सेम आउटलाइन ऐसे ही बतानी है जैसे कि यहाँ पे राबिया ने लिख के दी है, जेंडर स्टडी, फैक्चुअल ऑफ जेंडर स्टडीज, स्कोप ऑफ जेंडर स्टडी, स्कोप एंड सिग्निफिकेंस ऑफ स्कोप एंड इंपॉर्टेंस ऑफ जेंडर स्टडीज। तो आउटलाइन बिल्कुल सेम ऐसे ही बनेगी जैसे इन्होंने बना के दी है, राबिया और ये दूसरी अल्लाह की बंदी जो है। हाँ, ठीक है। तो आउटलाइन बिल्कुल ऐसे ही बनेगी, लेकिन हमारा मसला क्या है कि हम जो है ना इस चीज को नहीं देखते कि हमने पढ़ा, कि हम गौर नहीं करते, हम बस देखते हैं। और वो कहते हैं ना 10 मिनट लो पेपर देखने में और सॉल्व करने में, बट हमारे पास तो इतना टाइम नहीं होता, हमें जल्दी भागना होता है, हमें इतनी जल्दी पड़ी हुई होती है, हमें बिल्कुल फुर्सत नहीं होती कि हम इसमें गौर करें और हम इसको देखें कि यार इसमें क्या किया है, इसमें सिर्फ सिनोनिम्स ही चेंज किए हैं।
और क्योंकि मैंने आपको बताया कि जेंडर का जो 80% क्वेश्चन होता है वो इन 5 चैप्टर्स में जो बनता है, बट क्योंकि आपका जो क्वेश्चन है वो सिनोनिम्स चेंज करके आ गए, तो आप लोग मुझे ही गालियां दे रहे होंगे कि यार इसने तो ये बताया था, इनमें से तो कुछ आया ही नहीं है, और इसने तो कुछ नहीं पढ़ाया। तो इस तरह की हरकतें, वेल, गलती बताने का मकसद ये है कि गलती जो है वो अल्टीमेटली हमारी ही होती है, क्योंकि हम जो है वो चीज को सही से देख नहीं रहे होते, और हम इसको यही समझ रहे होते हैं कि यार ये हमारे कोर्स आउटलाइन से बाहर आया है। लेकिन असल में क्या होता है कि हम जो है वो उस चीज को अंडरस्टैंड नहीं कर रहे होते। हम हमारी जो कोर्स आउटलाइन होती है वो बेचारा उसमें से ही देता है, ठीक है, उसमें से ही दे रहा होता है। लेकिन हमें क्या करना है, ये वाली हेडिंग यहाँ से उठानी है, लेकिन अंडर का जो मटेरियल है ना वो यही वाला लिखना है, जैसे थर्ड वेव ऑफ फेमिनिज्म, क्योंकि हमसे पूछा वही है तो हमें अंदर का मटेरियल वही लिखना है। तो ऊपर वाली हेडिंग वो जिस जबान में पूछ रहा है ना हमसे, हम उसी जबान में उसकी हेडिंग देंगे, उसी जबान में उसको आंसर देंगे। ये नहीं कि अगर आपने बोला ओए होए ये तो वही है, ये जो ये है वो तो वही आंसर है ना, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट, तो आपने ये वाली हेडिंग डाली हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ जेंडर स्टडीज। उसको बताना नहीं है कि आपको पता चल गया है कि यार ये तो तुमने मुझसे ऐसे पूछा, मुझे तो समझ आ गई, तुमने इस तरह से घुमा के पूछा मुझसे, उसको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो सीधा जो है ना ये देखेगा कि आपने ये यूज किया है, इसका आंसर इस जबान में दिया है या नहीं दिया। वो इस महारत पे आपको नंबर नहीं देगा कि आपने उस चीज को पहचान दिया कि मुझसे घुमा के पूछा है लेकिन आंसर तो मैं यही लिखूंगा। तो अगर इस तरह से आंसर देंगे तो वो सिर्फ सिंपली यही समझेगा कि आपको क्वेश्चन कंस्ट्रक्ट करने नहीं आता। आप जो है वो इसको एफिशिएंसी झाड़ेंगे कि नहीं मुझे तो पता चल गया कि तुमने मुझसे ये पूछा है, बट एग्जैक्टली असल में क्या होगा, वो समझ जाएगा कि आपको क्वेश्चन कंस्ट्रक्ट करने नहीं आता और आप उस लेवल पे नहीं है। आप जो है वो रट्टा मार के आए हैं हिस्टोरिकल डेवलपमेंट का, और आप वही रट्टा जो है वो उसके आगे पेश कर रहे हैं कि भाई ये इसका आंसर है, और रट्टे के पीछे जो है वो आपने क्वेश्चन कंस्ट्रक्ट ही नहीं किया। तो ये हरकत आपको नहीं करनी है, आपको जो है वो सिंपली तमीज से उसको आंसर देना है, ठीक है।